नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशीष सिंह। आप सभी का स्वर्णांक आईएएस में स्वागत है। आज हम इंडिया और ग्रीस के रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया और ग्रीस दो प्राचीन सभ्यताएं जिनके रिलेशनशिप के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक में कम ही बातें होती हैं। इस चर्चा में हम उनके एशियंट हिस्ट्री, प्रेजेंट सिनारियो व जियोपॉलिटिकल इफेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। आज से लगभग 2327 वर्ष पूर्व अप्रॉक्स 303 बीसी में भारत और ग्रीस के मध्य पहली बार मिलिट्री व पीस एग्रीमेंट हुए। इस संधि में इंडियन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य को वेस्टर्न फ्रंटियर व ग्रीक एम्परर सेल्यूकस निकेटर को ईस्टर्न फ्रंटियर में पीसफुल, स्टेबल व फ्रेंडली रीजन मिलने के साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ भी प्राप्त हुई। वर्तमान के वर्ल्ड डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। लगभग 1000 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत बिग प्लेयर के रूप में जियोपॉलिटिकल राइज हुआ है। वहीं ग्रीस भी पिछले 1000 सालों में बहुत सफर किया है और रूट फाइंड आउट कर रहा है जियोपॉलिटिक्स में। हाल ही में फरवरी 2024 में इंडिया और ग्रीस के मध्य हिस्टोरिकल मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ। इससे पहले कि हम इंडिया और ग्रीस के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें और उसके जियोपॉलिटिकल इफेक्ट को एग्जामिन करें, हम इंडिया और ग्रीस के रिलेशनशिप की हिस्टोरिकल बेसिस को समझेंगे। दोनों देशों के मध्य यह रिलेशनशिप कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं से निर्मित एक रिलेशनशिप है। दोस्तों, मैसेडोन के प्राचीन ग्रीक साम्राज्य का राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है, 326 बीसीई में इंडिया में इन्वेजन करने के इरादे से इंडस क्रॉस कर चेनाब और झेलम के बीच अपना स्वतंत्र शासन कर रहे किंग पोरस से युद्ध कर उन्हें डिफीट करता है। परंतु पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर उनको अपने अंडर रूल कंटिन्यू करने के लिए कह देता है। 323 बीसी तक आते आते क्योंकि ग्रीक सैनिक कई वर्षों से युद्ध लड़ रहे थे, उनमें होम सिकनेस, एंजाइटी व इंडो ग्रीक प्लान में आगे भी भारतीय सेनाओं से सामना करने की चिंता बढ़ जाती है। अंततः अलेक्जेंडर वापस लौटने का निर्णय लेता है। वापस जाते समय बेबीलोन के पास केवल 32 वर्ष की उम्र में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के उपरांत उसका ही एक जनरल सेल्यूकस निकेटर सेल्यूसिड एम्पायर की नींव रखता है। 321 बीसीई तक आते आते भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य नंदास के अंतिम शासक धनानंद को चाणक्य की मदद से हराकर मौर्यन एम्पायर की नींव रख चुके थे। सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य से कन्फ्लिक्ट होता है। इसमें चंद्रगुप्त वेस्ट ऑफ द इंडस इंक्लूडिंग हिंदू कुश, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला एरिया जीत जाते हैं और अपने एम्पायर में शामिल करते हैं। इस एपिसोड के बाद सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं और दोनों एम्पायर में मैट्रिमोनियल अलायंस, जो कि एक प्रकार की संधि है, स्थापित हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी ओर से लगभग 500 एलिफेंट सेल्यूकस निकेटर को देते हैं। आफ्टर दिस ग्रीक स्कॉलर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा जाता है, जो कि बाद में इंडिका लिखते हैं, जो कि आज एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में जानने का। साथ ही डेमेकस और डायनोसिस जैसे कुछ अन्य ग्रीक रेसिडेंट्स को भी मौर्यन कोर्ट में भेजा जाता है। हमें अशोका के शिलालेखों से पता चलता है कि ग्रीक पॉपुलेशन उस समय मौर्यन एम्पायर्स के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रह रही थी। एंशिएंट इंडियन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि ग्रीक्स को उस समय यवनास या यूनास के नाम से जाना जाता था। भारत में ग्रीक किंगडम की शुरुआत नॉर्थ वेस्ट व नॉर्थ इंडिया में 2nd सेंचुरी बीसी के दौरान हुई। चूंकि अशोका के बाद जो लेटर मौर्यास थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि फॉरेनर्स के इन्वेजन को रोक पाएं। अराउंड 180 बीसी के दौरान इंडो बैक्टीरियन किंग डेमेट्रस सदर्न अफगानिस्तान और पंजाब व सिंध के कुछ पार्ट्स को इन्वेड करके उन्हें कॉन्कर करता है। इंडो ग्रीक्स ने इंडिया में अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी सीई तक रूल किया। वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट किंग वाज मिनेंदर किंग, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब ग्रीक्स जो थे वो इंडिया में अच्छे से सेटल हो चुके थे और साथ ही साथ धीरे धीरे उन्होंने इंडियन कल्चर को भी अपनाना शुरू कर दिया था। किंग मिलिंद जो बहुत अच्छे जानकार हो चुके थे इंडियन कल्चर के, उन्होंने वेदास, मीमांसा, संख्या, योगा और बुद्धिज्म आदि सभी फिलॉसफी के बारे में जाना। मिलिंद की एक फेमस डिबेट होती है बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के साथ, जिसमें मिलिंद बुद्धिज्म की फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एथिक्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं। बुद्धिस्ट गुरु नागसेना के आंसर से इंप्रेस होकर मिलिंद बौद्ध धर्म अपनाते हैं और बुद्धिज्म को संरक्षण देते हैं। इसके बाद मिलिंद ने मिलिंद पन्नो नाम की एक फेमस किताब भी लिखी। अगर हम बात करें इंडो ग्रीक के सिग्निफिकेंस की, तो इंडो ग्रीक वे पहले शासक थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू किए। साथ ही किंग्स व डेटी की इमेज वाले जो कॉइन्स थे वो सबसे पहले इन्होंने इशू किए थे। उस समय तक इंडिया में पंच मार्क कॉइन का उपयोग होता था। अधिकतर इंडो ग्रीक किंग्स जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जिससे उनके रूल के दौरान बुद्धिज्म फ्लोरिश हुआ। ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस मोस्टली आर्ट व स्कल्पचर्स में देखा जाता है, पर्टिकुलरली गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। 1st सेंचुरी की मिड तक आते आते इंडो स्काइथियन के इन्वेजन के बाद इंडो ग्रीक्स रूल एंड हो जाता है। जब जूलियस सीजर का इन्वेजन ग्रीस में होता है तब ग्रीक्स अनफॉर्चुनेटली अपनी सोवरेनिटी को खो देते हैं। आफ्टर दिस ग्रीस रोमन एम्पायर का पार्ट बनता है एंड लेटर ऑन ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, जिसे बिजेंटियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। उसके उपरांत मंगोल्स व टर्किश इन्वेजन भी होता है, जिसमें ग्रीक्स ने रूथलेस व ब्रूटल रूल देखा। इंडिया भी विदेशी इन्वेजन और कॉलोनाइजेशन के चलते सिमिलर काइंड ऑफ सफरिंग्स को देख चुका है।
so that significant amount of similarity between our culture and history also. दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि इंडिया और ग्रीस के मध्य परस्पर संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। वर्तमान में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध बहुआयामी होने के साथ साथ लगातार वृद्धि करते हुए देखे जा सकते हैं। लास्ट ईयर अगस्त 2023 में 4 दशकों के लंबे अंतराल के बाद इंडियन पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस का दौरा किया व रिसेंटली फरवरी 2024 में ग्रीस पीएम मित्सोटाकिस ने भारत का दौरा किया। दोनों देशों के मध्य यह वार्म रिलेशनशिप डेमोक्रेसी, पीस, इक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, काउंटर टेररिज्म आदि विषयों पर समानता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो दोनों देशों के बीच हुए इस डायलॉग्स में मेनली 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को डबल करने, डिफेंस और काउंटर टेररिज्म सहित डिफरेंट क्षेत्रों में स्ट्रेटेजिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें डिफेंस कोऑपरेशन विच इंक्लूड ऑल 3 ब्रांचेस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के साथ साथ फार्मास्यूटिकल, स्पेस व शिपिंग के क्षेत्रों में अवसरों की खोज करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। दोनों देशों के मिलिट्री फोर्सेस के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज जैसे कि इनियोचोस व तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व आईमैक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में ग्रीस सक्रिय भागीदारी निभाएगा। चलिए समझते हैं इंडिया के लिए ग्रीस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ग्रीस ने वैश्विक मंचों पर कंटिन्यूसली इंडिया की कोर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव का समर्थन किया है। ग्रीस इंडिया के लिए इसलिए भी स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नाटो व यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, अर्थात फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो भी इस मेंबर कंट्री के द्वारा किया जा रहा है उसमें यूएस की सहमति निहित है। मई 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया व मोस्ट ऑफ दी वेस्टर्न कंट्रीज ने जब भारत पर सैंक्शन लगाने का काम किया, तब दिसंबर 1998 में ही ग्रीस वह पहला नाटो देश था जिसने डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया व डिफेंस कोऑपरेशन एमओयू साइन किया, जिसके परिणाम से दोनों देशों के मिलिट्रीज के बीच ज्वाइंट प्रोग्राम्स बने व क्रेटे स्थित सोंडा बे में इंडियन वॉरशिप की पीरियोडिक विजिट हुई। ग्रीस क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, इसके कारण जो इंडियन गुड्स हैं उनको यूरोपियन मार्केट में एक्सेस मिल जाता है। मेडिटेरियन सी में इसकी लोकेशन वेस्टर्न सिक्योरिटी नेटवर्क में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ग्रीस यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन और गल्फ कंट्रीज के मध्य इंपॉर्टेंट ब्रिज बनना चाहता है, जिसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इंडिया होगा। अगर हम इसे जियो पॉलिटिकली देखें तो ग्रीस जो है वो मेजर एडवर्सरी है टर्की का। दोनों देशों की राइवलरी ईस्टर्न मेडिटेरियन व एजियन सी के कारण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएन क्लॉज टीटी के अंतर्गत साइप्रस के डिकोलोनाइजेशन के दौरान नॉर्थ साइप्रस पर टर्की का कंट्रोल व ग्रीस के क्षेत्र में डेडिकनीस को शामिल करने से अशांति पैदा हुई, जो आज भी दोनों देशों के रिश्तों पर प्रभाव डालती है। क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप है। टर्की पाकिस्तान के कश्मीर पर इलेजिटिमेट क्लेम को सपोर्ट करता है। टर्की अपोज करता है इंडिया को ऑलमोस्ट एवरी फोरम पर, एवरी इशू पर। इस कारण इंडिया और ग्रीस एक नेचुरल पार्टनर और हिस्टोरिकल पार्टनर के रूप में उभर कर आए। इसलिए इंडिया और ग्रीस के मध्य किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन दोनों को स्ट्रेंथ देगा, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी राइज नाउ। इंडिया की ग्रीस के साथ कोऑपरेशन हमें एक्सेस देती है मेडिटेरियन सी में। इस पार्टनरशिप से इंडिया को ईस्ट व साउदर्न मेडिटेरियन सी में नेवल ऑपरेशंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को एक्सटेंड करने में मदद मिलेगी। साथ ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट से देखा जाए तो आईमैक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया से होकर मिडिल ईस्ट, इजराइल, ग्रीस से होता हुआ यूरोप को एक्सेस देता है और टर्की को बाईपास करता है। साथ ही एक अल्टरनेटिव है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि इंडिया एशिया का कोर स्टेट होने के साथ साथ एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही ग्रीस जो कि एसेंशियल पार्टनर है मेडिटेरियन सी में, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन व नाटो का मेंबर स्टेट है। इन दोनों देशों के बीच जो रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है हमें बनता हुआ, उससे दोनों ही देशों के नेशनल इंटरेस्ट पूरे होंगे। दोस्तों, आज हमने अपनी हिस्ट्री के बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिच पीरियड के बारे में जाना। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक व सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।